गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल भार्गव श्रीराम क्लासेस बीकानेर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम स्वर संधि का अंतिम भाग अयादी स्वर संधि पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें बच्चों, इसकी पहचान भी आपको बताई थी कि अयादी स्वर संधि जो है उसकी पहचान क्या है। अयादी स्वर संधि, इसकी पहचान आप लोगों को बताई थी कि शब्द में यदि आए, आव की ध्वनि आती हो तो वो अयादी स्वर संधि होती है। तो बच्चों देखें, इसकी परिभाषा के रूप में लिखें ए आई ओ औ के पश्चात यदि कोई असमान स्वर आ जाए, यदि कोई असमान स्वर आ जाए तो क्रमशः ए का आय, ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव बन जाएगा। ए ऐ ओ औ के पश्चात यदि कोई असमान स्वर आ जाए तो क्रमशः ए का आय, ऐ का आय, ओ का औ, औ का आव बन जाएगा। इसको हम विस्तार से लिखें तो इस प्रकार से लिखें ए ऐ ओ औ के पश्चात यदि कोई असमान स्वर आ जाए, यदि कोई असमान स्वर आ जाए तो क्रमशः ए का, तो क्रमशः ए का आय, ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव बन जाएगा। ये इसकी परिभाषा के रूप में है। तो बच्चों देखें, शब्द में मैंने आपको बताया कि शब्द में यदि ए ऐ ओ औ आ जाए, संधि विच्छेद की बात हो रही है, संधि विच्छेद में प्लस के निशान से पहले और प्लस के निशान के बाद ए ऐ ओ औ आ जाता था, उसके सामने असमान स्वर आ जाता, तो परिवर्तन क्या होगा? ए बदल जाएगा ऐ में, ऐ बदलेगा आय में, ओ बदल जाएगा औ में, औ बदलेगा आव में। ये परिभाषा है। अब इसको बच्चों हम पढ़ते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो ये आपने इतना नोट कर लिया होगा। चलें आगे, चलिए जी। हाँ तो बच्चों देखें, शब्द देखें, एक सरल से उदाहरण से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। शब्द है नयन। देखो बच्चों, इसमें नयन में ध्वनि किसकी आ रही है? आपको नजर आ रही होगी। न में है स्वर अ और य में स्वर है अ, जिसको हम हटा देंगे तो ऐ की ध्वनि नजर आ रही है। न में अ और आधा ये ऐ। इस तरीके से अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो ध्वनि विस्तार देख लीजिए। ध्वनि विस्तार अगर हम करते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, न में स्वर है अ, य में स्वर है अ, न में स्वर है अ, नयन। और मैंने जो बताया था कि औ की ध्वनि आती हो या ऐ की आती हो, यहाँ पर देखो ऐ की ध्वनि ये है, ऐ की ध्वनि आती है तो ऐ किस में बदल जाएगा? ए में। ऐ किस में बदलेगा? ए में। तो बच्चों देखो, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो किस प्रकार से? इस ऐ को हम ए में बदलेंगे। तो देखो, न में से ए बाहर निकल गया तो न कैसा है? आधा। ठीक है,
ये आई की ध्वनि है, तो आई किस में बदलेगा, ए में, और ये ए आधे वर्ण में लग जाएगा, तो यहाँ क्या बन गया, ने। ठीक है, प्लस का निशान लगा दिया, आई ए में बदला ना, पीछे स्वर क्या बचा, ये में ए बच गया ना, ये रहा अ और न पूरा लिख देंगे, ने धन अन। दोबारा से इसको यहाँ समझें, जैसे नियम में बताया गया था ए के सामने असमान स्वर आ जाए, तो बच्चों देखो ये ए रहा, ये ए है ना, इसके सामने असमान स्वर क्या है, अ, तो इस ए को हम बदलेंगे, ए किस में बदल जाएगा, अय में। चलिए बदल देते हैं, ए को निकाला ने में से, तो न आधा रह गया क्योंकि स्वर निकल गया, और ने को निकाल के हमने अय में बदल दिया, ये रहा अ और ये आधा, ये न, पीछे अ है ये इसमें शामिल कर दिया, और न, नयन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसी क्रम में एक और उदाहरण देखते हैं, उसका भी ऑपरेशन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखते जाएं। शब्द है गायक। गायक शब्द का संधि विच्छेद करें, तो इसमें ध्वनि किसकी नजर आ रही है, ये देखो, ग में क्या ध्वनि है, आ, और आधा ये आय। आय की ध्वनि हो तो वो किस में बदल जाएगा, आई में। अजय किस में परिवर्तन होगा बच्चों, आई में। तो देखो किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, आय को आई में बदलेंगे, तो आ में, गाय में से आ निकालेंगे ना, आ निकालेंगे तो गय कैसा रह जाएगा, आधा, आ और आधा ये आय क्या बन जाएगा मिलके, आई, और आई की मात्रा इसमें लगेगी, ये रहा गई। यह में स्वर क्या बचा था, पीछे देखो यह में आई तो ना, तो वो आई यहां आ जाएगा, अक, गई धन अक। दोबारा से समझें इसको, यहां पर स्वर क्या है, आई, और आई के सामने असमान स्वर है अ, तो आई किस में बदलेगा, आय में। आई किस में बदलेगा, आय में। इस आई को हम आय में बदलते हैं। आई को निकालेंगे तो ग आधा रह जाता है, ठीक है, ग आधा रह गया ना, और इसको फिर हम आई को आय में बदलते हैं, तो ये रहा आ, और ये आधा ये गाय, ए की मात्रा लगी ये के पीछे, और गायक। आ गया अच्छे से समझ में। अब बाकी और उदाहरण करते हैं, उदाहरण के द्वारा इनको समझते हैं। हाँ तो बच्चों लिखना शुरू करें। शब्द लिखें, नयन, चयन, विलय, विनय, संचय, विनायक, नायक, गायक, विधायक, विधायिका, पवन, भवन, इधर लिखें हवन, धवन, पावन, पावक, पवित्र, गावक, शावक, नावक, नाविक, गवाक्ष, गवेंद्र, लिखें इन शब्दों को, भावन, भावना, भावुक। सब में हमने
ऐ आय अव आव के उदाहरण दे दिए हैं। देखो बच्चों, यहां पर ऐ की ध्वनि आ रही है, यहां भी ऐ ऐ ऐ ऐ, ठीक है। ऐ की ध्वनि आती है तो हम उसको ए में बदलेंगे। यहां आय की ध्वनि आ रही है, आय की ध्वनि आए तो उसे हम किस में बदलेंगे, ऐ में। यहां देखो अव की ध्वनि आ रही है, और अव की ध्वनि अगर आती हो तो उसको बदलेंगे हम ओ में। और यहां देखो आव की ध्वनि आ रही है, आव की ध्वनि अगर जहां आती हो उसको हम बदलेंगे किस में, अव में। तो मतलब चारों तरह के उदाहरण हमने यहाँ लिख दिए हैं, इनका हम करते हैं संधि विच्छेद। तो बच्चों देखो, शुरू करते हैं नयन से। नयन का अगर हम करते हैं संधि विच्छेद तो क्या होगा, ने धन अन, क्यों, ऐसे ए ही तो बनेगा, तो क्या लिखेंगे, ने धन अन, ठीक है। चयन का चे धन अन चयन। विलय और विनय का आपको करना है, पहले फटाफट करें बच्चों। मान लीजिए आपको ये आ गए तो कहीं नहीं अटकोगे, फटाफट करिए, कॉपी में करें फटाफट। विलय और विनय, इधर मैं करता हूं, मिलान करिएगा। क्या आपने विलय धन यह लिखा है, या विलय धन यह लिखा है, या फिर विलय धन ए लिखा है, या विलय धन अ लिखा है, कौन सा विकल्प चुना है, सोचें जरा। देखें, इसका संधि विच्छेद करते हैं। शब्द है विलय, ध्वनि किसकी है, ऐ की। ऐ तो है लय में, और ये आधा, मतलब ये रहा अ और ये आधा ये ऐ, तो ये में स्वर क्या बच गया, ऐ तो बच गया ना पीछे, ठीक है। तो विल तो वैसा का वैसा लिख दिया हमने, ऐ से बन गया ए, ये रखा विले, और यह में स्वर क्या बचा, ऐ, तो मतलब विले धन अ, ये तीसरे वाला विकल्प होगा। बच्चे ये सोचते हैं कि यह बीच में ही तो आएगा, जरूरी नहीं बच्चों, पीछे भी तो आ सकता है ना, हमें तो स्वर छोड़ के जाना है, स्वर यहां रह जाएगा। तो कहीं इस गलती मत रखना कि बीच में ही आए तो ही संधि विच्छेद होता, अन्यथा होता नहीं, ठीक है। विलय का संधि विच्छेद क्या लिखेंगे, विलय धन अ। विनय का क्या लिखेंगे, विनय धन अ। संचय का बताएं बच्चों। संचय के बच्चों ध्यान से सुने, संधि विच्छेद तीन तरीके से किए जाते हैं। एक तो हम यहां लिखेंगे अयादी संधि के आधार पर संचय धन अ, ऐसे, ठीक है। इसके अलावा संधि विच्छेद इसका व्यंजन संधि के आधार पर होता है, सम धन चय, और एक पूर्ण संधि विच्छेद होता है सम धन चे धन अ। मतलब इसमें तो केवल अयादी संधि हो गई, इसमें केवल, मतलब ये तो केवल अयादी संधि का उदाहरण है, और ये केवल व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें व्यंजन संधि भी है और अयादी स्वर संधि भी है, दोनों है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि संचय का सही संधि विच्छेद नहीं होगा, तो ये तीन तरीके से संधि विच्छेद होता है, चौथा विकल्प जो भी होगा वो गलत होगा। या पूछा जाएगा अयादी संधि के आधार पर संधि विच्छेद क्या होता है, संचय धन अ। व्यंजन संधि के आधार पर समधन चय, जिसमें संधि व्यंजन भी हो स्वर भी हो, वो संधि विच्छेद कौन से शब्द का है, संचय का, ठीक है। तो इसके आगे आप लिख लेना इस तरीके से कि इसका संधि विच्छेद सम धन चय भी होता है और सम धन चे धन ए ये भी होता है। यहाँ पर लिखना व्यंजन संधि, और यहाँ लिखेंगे व्यंजन और अयादी स्वर संधि, ठीक है। ऐसे साथ में लिख लें। फिर चलते हैं बच्चों विनायक शब्द। देखो आय की ध्वनि आ रही है, और इसमें हमने गाय का उदाहरण किया था,
विनायक का संधि विच्छेद करें तो किस प्रकार से लिखें? ध्वनि किसकी आ रही है? आय की। देखें शब्द है विनायक, ध्वनि है इसमें आय की। ये रहा आ और ये आधा ये आय। आय अगर आता हो तो उसे किस में बदलेंगे हम? आई में। किस में बदल देंगे? आई में। तो इसका संधि विच्छेद क्या लिखेंगे? आय। न तक तो वैसा का वैसा आधा लिख देंगे ना। आय से क्या बना? आई। तो आई की मात्रा यहां लग जाएगी विनय। य में स्वर बचा अक, विनय धन अक। इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा। ठीक है, चलें आगे। विनायक का संधि विच्छेद विनय धन अक, विनय धन अक। नायक का क्या लिखेंगे? जो विनायक का है वैसे नायक का बन जाएगा। लिख देंगे यहां पर नई धन अक। ठीक है। गायक का संधि विच्छेद क्या लिखेंगे? गई धन अक। विधायक विधई धन अक। विधायिका, पीछे जो स्वर बचेगा वही तो रखेंगे ना। तो विधायिका में क्या लिखेंगे? विधई धन इका। अजी यहां पर तो देखो सब में ए आ रहा है ना, ये देखो अ, यहां पर ई आ रहा है। तो जो स्वर शब्द में होगा वही तो हमें छटनी करेंगे। पवन का बताएं बच्चों, अव की ध्वनि आ रही है। अगर अव की ध्वनि आती हो तो अव को हम किस में बदल देंगे? ओ में। किस में बदल देंगे? ओ में। तो अव ओ में बदल जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा? देखें इसका ध्वनि विस्तार इस तरीके से करके समझाते हैं आपको। पवन शब्द है। अब पै में तो स्वर है क्या? अ। तो ये रहा आधा व। अव से क्या बनेगा? ओ। क्या बनेगा? ओ। तो पै में से ए निकाला तो पै आधा रह गया। ए और आधा व अब मिलके क्या बन गया? ओ। तो ओ की मात्रा यहां लग गई। वै में स्वर है अ और न, पो धन अन। ठीक है, आगे की बात समझ में। चलें संधि विच्छेद करते हैं इसका। पवन का इसका संधि विच्छेद होगा बच्चों पो धन अन। ऐसे ही भवन का संधि विच्छेद क्या होता है? भो धन अन। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलें आगे, हम उस साइड में जो शब्द लिखे हैं उनका संधि विच्छेद करते हैं। हाँ तो बच्चों, हवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? और इसके आगे आप नोट कर लेना, हवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि परीक्षा में कई बार ये पूछा जा चुका शब्द है। प्रश्न आता है हवन शब्द में संधि कौन सी है? जैसे बताया था ना, आज के लिए प्रश्न आ रहे हैं इस तरह के। या अयादी संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा? वहां पर हवन आपको विकल्प में मिलेगा। ये प्रश्न इस प्रकार के आ रहे हैं। दूसरा, यहां पर पूछा जाता है हवन का सही संधि विच्छेद क्या होता है, या हो धन अन से बनने वाला शब्द क्या है? इस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो बच्चों, अव की ध्वनि आ रही है, तो अव की ध्वनि आए तो क्या बनेगा? अव ओ में, हो धन अन। क्या बनेगा संधि विच्छेद? हो धन अन। वेरी गुड। ऐसे ही धवन का क्या बन जाएगा? धो धन अन। पावन, आव की ध्वनि आ रही, तो देखो पावन का संधि विच्छेद करके देखते हैं। इसमें ध्वनि किसकी आ रही है? आव। ये आ की ध्वनि और ये आधा हुआ आव। आव किस में बदलता है? अव में। आव किस में बदलेगा? अव में। तो आव इसमें निकाला तो पै आधा रह गया, और आव से क्या बन गया? अव। ये रहा अव, और वै में स्वर क्या है? अ और न, अन। पौ धन अन। वही नियम लागू हो गया कि अव के सामने यदि कोई असमान स्वर आ जाए
तो औ किस में बदल जाएगा बच्चों? ये आव में बदल जाएगा। तो कैसे बदलेंगे? औ को निकाला आव में बदलने के लिए, तो पै आधा, औ को बदल दिया हमने आव में, क्योंकि वह आधा ही तो ना, और ए की ध्वनि ये रही, और न पावन, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ धन अन। ऐसे ही पावक का बताएं बच्चों, क्या लिखेंगे? पौ धन अक। क्या लिखेंगे? पौ धन अक। पवित्र का संधि विच्छेद बताएं। ध्वनि किसकी है? अव की है ना, अव, अव की ध्वनि है, तो क्या बनेगा? पो धन इत्र, पो धन इत्र। जो स्वर बचेगा वही तो लगाएंगे। यहां पर देखो ई बचा है तो ई आ जाएगा। अब बच्चों एक बात और बताऊं, पवित्र शब्द में कई किताबों में आपको मिलता है पू धन इत्र यण संधि के आधार पर, जो पूर्णतः गलत है। वहां पर यह दिया होता है कि पू धन इत्र। अब वो बताते हैं क्या कि ऊ के सामने असमान स्वर आ गया तो ऊ आधे वय में बदल जाएगा। तो इसके मुताबिक अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो बच्चों ये इस तरीके से बनता है, पै आधा ही रह जाता, जो नियम के मुताबिक सही नहीं है, इसलिए ये गलत है। कभी आप पवित्र में यण संधि मत करना, आपको करना है तो केवल यण संधि न करके अयादि ही करनी है। अब बच्चों शब्द आता गावक। यहां ध्वनि आ रही है किसकी? आव। और आव की ध्वनि को हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? आव को किस में बदलेंगे? औ में। तो क्या बन जाएगा? पौ धन अक। क्या बनेगा? पौ धन अक। शावक। शावक का संधि विच्छेद करें, आव की ध्वनि आ रही है तो औ में बदलेगा शौ धन अक। फिर बच्चों एक नावक और नाविक जो है ये एक युग्म शब्द भी है। नावक का संधि विच्छेद बताएं। आव की ध्वनि आ रही है, आव औ में बदलेगा, क्या बनेगा? नौ धन अक। नाविक नौ धन इक। गवाक्ष बताएं बच्चों, इसका क्या संधि विच्छेद करेंगे? गवाक्ष। ये लिखोगे क्या? गव अव की ध्वनि आती है तो क्या बना दोगे? ओ, तो गो धन आक्ष, ये बनाओगे आप। तो ये नहीं बनेगा, ये गलत है, गवाक्ष नहीं होता। गवाक्ष शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो गोधन आक्ष नहीं होगा, गोधन क्या होगा? यहां लिखेंगे हम गोधन अक्षी। गुरुजी ये कैसे हो गया? ये भी आपको समझाता हूं अभी, पहले तो इसके आगे लिख दो ये क्या है? अपवाद, जिस पर क्या नहीं किया जा सकता? वाद विवाद। गवाक्ष का अर्थ होता है गाय की आंख, इसलिए गोधन अक्षी लिखा जाएगा, क्योंकि अक्ष का कोई अर्थ नहीं निकलता, अक्ष का फिर भी निकलता, अक्ष का अर्थ होता है केंद्र, धुरी। इसलिए इसका दूसरा संधि विच्छेद भी होता है एक और, गव धन अक्ष। ए और ए मिलके आ बनता है, ये हो गई आपकी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। गवाक्ष शब्द अनेकार्थी है, हमारी परीक्षा में आता है, अनेकार्थी शब्द हमारे पाठ्यक्रम में है, पूछा जाता है। गवाक्ष का अर्थ व्यक्त नहीं होता, कौन सा? तो ध्यान से सुने। गवाक्ष का अर्थ होता है, एक तो अर्थ होता है गाय की आंख, और दूसरा होता है गव मतलब आने जाने का, अक्ष मतलब केंद्र स्थान, यानी हवा के आने जाने का केंद्र, मतलब रोशनदान और जो खिड़की होती है उसको कहा जाता है गवाक्ष। तो दो अर्थ निकलते हैं, गाय की आंख गवाक्ष, रोशनदान या खिड़की गवाक्ष। यहां पर अगर आप अयादि संधि के आधार पर करते हैं तो इसको अपवाद मानना पड़ेगा, दीर्घ संधि के अनुसार करते हैं तो ये नियम के मुताबिक सही है। ठीक है। हाँ, दोनों विकल्प कभी साथ में नहीं आते, दीर्घ संधि है या इसमें अयादि संधि ही के रूप में ये पूछा जाता है, तो यहां अपवाद आ जाएगा।
अच्छा बच्चों, गवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? अव की ध्वनि आ रही है तो अव को किस में बदलेंगे? अव को हम ओ में बदल देंगे तो शब्द बनेगा गोधन इंद्र। तो गुरुजी आपने इंद्र में कैसे होता? ए है तो इंद्र आना चाहिए ना। बात आपकी सही है बच्चों। इसको हम क्या कहेंगे? अपवाद। क्या कहेंगे? अपवाद। ये अपवाद है, गोधन इंद्र। ठीक है, इसका संधि विच्छेद हम गुण संधि के आधार पर भी कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? गौधन इंद्र। गौधन इंद्र। आगे लिख दें गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आता है शब्द भावन। आव की ध्वनि आ रही है तो आव में बदल जाएगा भव धन अन। और भावना है तो क्या बनेगा? भव धन अना। और भावुक हो तो भव धन उक। पीछे जो स्वर बचेगा वही तो आएगा। जैसे यहां पर ई आ रहा है, यहां उ आ रहा है, यहां अ आ रहा है, जो स्वर पीछे बचता है वही आएगा। तो बच्चों ये महत्वपूर्ण शब्द थे। अब इसके बाद में बात करते हैं एक युग्म शब्द की, नावक और नाविक। बताएं बच्चों इनका क्या अर्थ होता है? नावक का क्या अर्थ है और नाविक का क्या अर्थ है? नावक और नाविक। याद आ रहा है? नावक नाविक। नाविक का तो बता सकते हैं गुरुजी, हमें मालूम अच्छे से, नाव चलाने वाला। नाव चलाने वाला। नाव चलाने वाला क्या कहलाता है? नाविक। तो गुरुजी नावक को हम पैसेंजर कर दें, क्योंकि नाविक ड्राइवर हो गया उसका और नावक पैसेंजर। जी नहीं, यात्री नहीं होता। तो नावक, नाव से संबंधित बात और सोचोगे तुम कि उसकी जो पतवार होती है उसे मान लेते हैं, वो भी नहीं होता। ये बातें दिमाग से निकाल देना। तो गुरुजी फिर हम सोचें भी क्या? मैं आपको एक दोहा सुनाता हूं, एक पंक्ति सुनाता हूं, उसको सुनकर के शायद आप अर्थ निकाल लें तो शायद आप बता पाएंगे। आपको मैं पंक्ति दोहराता हूं। आपने बिहारी लाल जी का नाम सुना होगा। बिहारी लाल जी यानी जिसको हम प्यार से बिहारी जी कहते हैं। सन 1595 में उनका जन्म हुआ था। उनकी एकमात्र रचना है जिनसे उनको प्रसिद्धि मिली थी, बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहों के लगभग हैं। तो आप उसकी दोहों के बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहे जो नावक के तीर। ध्यान से सुनिएगा, सतसैया के दोहे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। अब सुन के क्या अर्थ निकाल लिया आपने? नहीं ना? चलें एक बार और दोहरा देता हूं। सतसैया के दोहे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। मतलब इसका अर्थ सुनिए कि बिहारी सतसई के जो दोहे हैं दिखने में छोटे छोटे हैं, जो नावक के तीर दिखने में छोटे छोटे हैं, लेकिन उनका अर्थ विशाल निकलता है, महान अर्थ व्यक्त होता है। जैसे घाव करे गंभीर। अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ गुरुजी तीर बता दें। सोच रहे हो ना तीर या बाण? बिल्कुल गलत सोच रहे हो। धनुष वो तो ही नहीं सकता। चलो मैं ही बताता हूं। आपने मधुमक्खी देखी क्या? उसको कहते नावक। मधुमक्खी के तीर मतलब डंक। जो नावक के तीर, तीर मतलब डंक, किसके? मधुमक्खी के। जो नावक के तीर मतलब बिहारी सतसई के जो दोहे हैं दिखने में छोटे छोटे, अर्थ विशाल निकलता है। जिस प्रकार से मधुमक्खी का डंक छोटा सा होता है, लेकिन अगर लग जाए किसी दुबले पतले को तो वो भी पहलवान बन जाता है। मतलब उसका भी अर्थ महान निकलता है। ठीक है, आगे
अब बात करते हैं बच्चों, एक शब्द और आपको देता हूं, आपको ये देखना है वो कौन सी संधि का उदाहरण है। पहले आप उसमें संधि सोचें पहचान के मुताबिक, फिर उसका आप संधि विच्छेद करें। अगर आपने उसका सही संधि विच्छेद कर दिया, संधि बता दी, तो मान लो कि आपका ज्वाइनिंग लेटर गेट पर पहुंचने वाला ये, ठीक है, और कल जाके ज्वाइनिंग कर लें। चलें देखें, शब्द है वट वृक्ष। सोचें इसमें कौन सी संधि है। पहचान आपको बताई हुई है बच्चों, एक बार और दोहरा देता हूं। मैंने आपको समझाया था कि दीर्घ स्वर संधि जो है उसमें मात्रा किसकी आती है, आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और री की मात्रा। गुण संधि में बताया था शब्द में ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, अर की मात्रा हो। वृद्धि स्वर संधि में बताया था ऐ या फिर औ की मात्रा। यन स्वर संधि में बताया था य, व और र। इनसे पहले वाला जो भी कोई वर्ण है वो आधा होना चाहिए। और अयादि संधि में आपको क्या बताया था, शब्द में आए, आए, आओ, आओ की क्या आती हो, ध्वनि आती हो। तो अब आप सोच लो इनमें से कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। गुरुजी सोच तो रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा। चलो समझाते हैं आपको। पहले इसका ध्वनि विस्तार करते हैं तो शायद आपके समझ में आ जाएगा। ध्वनि विस्तार में समझिए, व में स्वर क्या है अ, ट में स्वर क्या है अ, व जो लिखा है व में स्वर क्या है री, और क्ष में स्वर क्या है अ। वैसे क्ष का ध्वनि विस्तार ऐसे होता है क और श और अ। हमें यहां तक नहीं जाना, केवल इतना ही समझना है हमें। इसमें कौन सी ध्वनि नजर आ रही है आपको, अव की ध्वनि नजर आ रही है या नहीं आ रही, आ रही है ना। इधर भी नजर आ रही है, देखो ट में तो क्या है अ और व में क्या है आधा व, अव। और अव की ध्वनि नजर आती हो तो उसको हम किस में बदल देंगे, ओ में। बस इतना ही तो ध्यान रखना था। तो इसका संधि विच्छेद होगा बच्चों वटो धन ऋक्ष। कौन सी संधि के मुताबिक, अयादि संधि। कौन सी, अयादि संधि के अनुसार। देखो यहां पर आपको ओ नजर आ रहा है क्या, आप लोगों ने कहीं ऐसे तो नहीं बनाई है वट है धन वृक्ष या वट है धन ऋक्ष, कुछ भी बनाए हो, गलती बनाए होंगे। इसके अलावा अगर कुछ बनाया है तो, और दिमाग दौड़ाया वो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो यहां पर क्या है ओ, ओ के सामने असमान स्वर क्या है री, तो ओ किस में बदल जाएगा, अव में। इस ओ को हमें अव में बदलना है। तो बच्चों देखो ट आधा रह गया, ओ को किस में बदला हमने, अव में। ए ये शामिल और ये व आधा, री की मात्रा लगाई और क्ष वट वृक्ष। गुरुजी यहां तक तो चलो ठीक है, इनका अर्थ कैसे व्यक्त हो रहा है। वट वृक्ष बरगद के पेड़ को कहते हैं, तो यहां पर कैसे अर्थ हुआ। हाँ यहां वटों का तो हम मान लेंगे कि आपने वट के लिए प्रयुक्त किया, लेकिन ऋक्ष जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है रीछ या भालू, रीछ भालू। तो वो कैसे अर्थ व्यक्त हुआ, कहीं इसका अर्थ ये हुआ बरगद में बैठा रहने वाला एक भालू या रीछ, वो तो इसका अर्थ व्यक्त नहीं होता। आप ध्यान से सुने। लॉकडाउन के दिनों में नाई की दुकान बंद, बाल बढ़ने लग गए, या फिर अमूमन ऐसे दिनों जब बाल बढ़ जाते हैं घरों में अपने, तो घर वाले क्या कहते हैं, नहीं क्या रीछ कैसे बाल बढ़ा रखे, जा कटवा के आ, बोलते हैं भालू कैसे या रीछ कैसे बाल बढ़ा रखे कटवा के आ। तो रीछ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, शाब्दिक अर्थ होता है घने बालों वाला। क्या अर्थ होता है, घने बालों वाला, क्योंकि उसके शरीर पर बाल ही बाल नजर आते हैं। तो यहां पर वट वृक्ष के संदर्भ में कैसे माने, वट वृक्ष के संदर्भ में ऐसे मानेंगे बच्चों, ये वट है, इसकी जो डाढ़ लटकती है ना ये से, वो इसके बालों के रूप में व्यक्त होता है रीछ।
यानी वृक्ष बालों के रूप में। हाँ, जो पुराना बरगद का पेड़ है उसके मिलेंगे, उसको वट वृक्ष कहा जाता है। और जिसके ये डाढ़ नहीं लगती उसको केवल वट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वट। और जिसके ये डाढ़ लटकती हूँ उसको क्या कहा जाएगा? वट वृक्ष। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ था। बच्चों, हमने आज अयादी स्वर संधि पढ़ी और अयादी स्वर संधि में आपको मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो आ चुके हैं, उनका हमने उल्लेख किया है। इतना आपको विश्वास रखना पड़ेगा, जो पढ़ाया गया है वो परीक्षा में ऐसे के ऐसे यथावत उदाहरण सहित आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आप अपनी मेहनत करें, मेहनत पर विश्वास रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें, आपका चयन होगा। मेहनत में कमी नहीं बरतनी है। ठीक है, हम आपका चयन करवाएंगे, आप केवल मेहनत करते जाएं। आपको अयादी संधि हमने पढ़ा दी और अयादी संधि के साथ ही स्वर संधि भी हमने पूर्ण कर ली है। इसके बाद में शुरू करेंगे व्यंजन संधि, जो कि स्वर संधि से भी सरल है। फिर विसर्ग संधि जो व्यंजन संधि से भी सरल होगी, उनको भी हम ट्रिक के रूप में, पहचान के रूप में तैयार करेंगे। उम्मीद करता हूं जो आपको पढ़ाया जा रहा है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में हम मिलते हैं अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ, अर्थात नई संधि के साथ, व्यंजन संधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।